तो केस लॉ नंबर 4 है हम लोग का, वो है जेएम फाइनेंशियल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। रिट पिटिशन फाइल होती है जिसका जजमेंट पास होता है 26 अक्टूबर 2016 में। इस केस लॉ में इशूज़ क्या क्या बताए गए हैं। इशू ये था कि कॉन्ट्रडिक्शन होता है बिटवीन टू लॉज का। ये मेन केस लॉ है कि जो ये एक्ट है इसमें ये चैलेंज किया गया है कि ये एक्ट कॉन्ट्रडिक्टरी है टू अनदर एक्ट। जो दूसरा केस लॉ है उसका नाम है महाराष्ट्र रिलीफ अंडरटेकिंग स्पेशल प्रोविजन एक्ट 1958 BRU एक्ट। ये जो केस लॉ था स्पेशल प्रोविजन लाया गया था कि रिलीफ अंडरटेकिंग महाराष्ट्र में लिया। तो इस केस लॉ में ये चैलेंज किया गया था। इशू जो मेन था वो ये था कि ये कॉन्ट्रडिक्टरी है टू अनदर लॉ ओवर द राइट ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ सिक्योर्ड क्रेडिटर्स। एक्चुअली में ये महाराष्ट्र के लिए ये जो केस लॉ थी, जो दूसरा वाला जो आपका एक्ट है महाराष्ट्र रिलीफ अंडरटेकिंग, ये सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र पर ही एप्लीकेबल होता है। ये जो महाराष्ट्र रिलीफ अंडरटेकिंग एक्ट है ये सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र पर ही एप्लीकेबल होता है। तो ये कह सकते हैं कि ये एक स्पेशल लॉ था। ठीक, ये एक स्पेशल लॉ में होता क्या है, सुप्रीम कोर्ट जो ये केस जब कोर्ट के पास जाता है तो कोर्ट अफेल्ड द प्रोविजंस ऑफ द सरफेसी एक्ट। इस केस लॉ में कोर्ट ने जो प्रोविजन थे सरफेसी एक्ट के उसको रोके रखा। उन्होंने कहा कि जो सरफेसी एक्ट है वही एप्लीकेबल होगा, जो महाराष्ट्र स्पेशल प्रोविजन जो था वो एक्ट यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होगा। एक्चुअली में ये जो केस लॉ है, जो एक्ट है महाराष्ट्र वाला, ये बात करता है किसकी, ओवर द राइट्स एंड द ऑब्लिगेशन ऑफ द सिक्योर क्रेडिटर्स। और जो हम लोग को पता है कि जो सरफेसी एक्ट है वो भी सिक्योर क्रेडिटर्स की ही बात करता है। उसमें भी सिक्योर क्रेडिटर्स के ही बारे में बात किया गया कि अगर उनका लोन जो उन्होंने दे रखा है वो फंस जाता है तो उसकी कैसे रिकवरी की जाएगी। उनके पास पूरी पावर है कि वो पोजीशंस ले सकते हैं। इसके साथ साथ उनके पास पावर इस चीज़ की भी है कि वो प्रॉपर्टी सेल करके अपना लोन जो है, जो भी अमाउंट है उसको अपना भुगतान पूरा कर सकते हैं। लेकिन सरफेसी एक्ट में जो यहाँ पे भी देखेंगे हम लोग सेक्शन 35 जो इसमें ग्राउंड्स दे रखे हैं डिसीजन में, वो ये सेक्शन 35 जो बात करता है सरफेसी एक्ट का, वो क्लियरली मैंडेट्स करता है कि जो प्रोविजन जो है सरफेसी एक्ट के चला है इफेक्ट ओवर अदर, मतलब ओवर राइडिंग इफेक्ट है इस सेक्शन। मतलब सेक्शन 35 बताता है कि जो ओवर राइडिंग इफेक्ट होगा किसी भी दूसरे एक्ट के ऊपर। अगर आप इसकी लाइन भी पढ़ेंगे सेक्शन 35 की तो इसमें लिखा होगा नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग। ठीक है, तो मतलब यहीं से शुरुआत होती है कि ये एक्ट जो है सुप्रीम है अपने में। तो सेक्शन 35 हैज़ द ओवर राइडिंग इफेक्ट। तो इस केस लॉ के थ्रू इसमें ये बताया गया कि सरफेसी एक्ट जो है वो सुप्रीम है। कोई भी मैटर्स अगर बैंकिंग और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड है, उनके लोन से रिलेटेड अगर कोई भी मैटर है तो वो सरफेसी एक्ट के हिसाब से ही उसको जांचा जाएगा, ना कि दूसरे एक्ट के हिसाब से। तो इसके साथ हमारा आई होप कि ये केस लॉ भी आप लोगों को क्लियरली समझ में आया होगा। तो इसके साथ हम लोग अपना नया केस लॉ पे आते हैं, केस नंबर लॉ 5। ये केस लॉ था देवी इस्पात लिमिटेड वर्सेस स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ये एक्चुअल में देखिए SLP दे रखी है। SLP का मतलब क्या होता है, स्पेशल लीव पिटिशन। ऐसा होता है कि सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है कि अगर कोई भी बैंक वगैरह, कोई भी जो कोर्ट वगैरह हैं, अगर वहाँ पर उनकी बात नहीं सुनी गई है या फिर आपकी जितनी भी पावर, जितने भी राइट्स थे आपके सारे खत्म हो चुके हैं, तो आप सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हैं और एक पिटिशन फाइल कर सकते हैं जिसका नाम है स्पेशल लीव पिटिशन, SLP के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इस केस में जो फैक्ट्स बताए गए थे वो ये थे कि बैंक्स इशूड अ नोटिस टू देवी इस्पात लिमिटेड कंपनी थी, जिसमें बताया गया है कि इनको इशू करता है एक नोटिस इस कंपनी को सरफेसी एक्ट के अंदर। ठीक है, सेक्शन किस सेक्शन में, सेक्शन 13 सबसेक्शन 2। जिस लोग आप लोगों ने अगर पढ़ रखा होगा तो आपको पता होगा कि सेक्शन 13 सबसेक्शन 2 किस चीज़ की बात करता है, सेक्शन 13(2). तो उसमें डिमांड क्या गया है, पेमेंट ऑफ आउटस्टैंडिंग ड्यूज एंड इंटरेस्ट। तो सेक्शन 13 सबसेक्शन 2 में इन्होंने नोटिस इशू की है। आपको पता होगा सेक्शन 13 सबसेक्शन 2 में नोटिस इशू करने का प्रोविजन है, प्रावधान दे रखा है कि आपको अगर अपने रिकवरी करनी है, पोजीशन लेने से पहले आपको 60 डेज की नोटिस देनी होती है। तो उनको नोटिस दी भी गई कि आप उसका पेमेंट करें जो आपका आउटस्टैंडिंग ड्यूज है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट के साथ। तो देवी इस्पात कंपनी जो है लिमिटेड फाइल्ड रेट पिटिशन, वो रेट पिटिशन फाइल कर देती हैं इन कहाँ, इन कलकत्ता हाई कोर्ट में। कलकत्ता हाई कोर्ट में वो पिटिशन फाइल करती हैं फॉर सेटिंग असाइड द प्रीवियस लेटर इशूड बाय द बैंक, कि जो बैंक ने जो अपना प्रीवियस लेटर जो इशू किया है उसको वो खारिज कर दें। तो इस केस में फिर सुप्रीम कोर्ट जो कलकत्ता हाई कोर्ट है, जो कलकत्ता हाई कोर्ट है वो डिसीजन पास करता है कि उन्होंने डिसमिस कर दिया रेट पिटिशन। जो कलकत्ता हाई कोर्ट है वो डिसमिस कर देती है रेट पिटिशन कलकत्ता हाई कोर्ट की ऑन द ग्राउंड्स पर कि जो कंपनी हैड अल्टरनेट स्टेचुटरी रेमेडी, की कंपनी के पास एक रेमेडी दे रखी सेक्शन 13 सबसेक्शन 3 क्लॉज ए में ऑफ सरफेसी एक्ट में उनके पास ऐसी रेमेडी ऑलरेडी है, अल्टरनेट रेमेडी दे रखी है कि वो रिप्रेजेंटेशन अगेंस्ट द लेटर इशूड देयर ऑफ। तो इन्होंने इस बेसिस पे उनकी जो रिट पिटिशन थी उसको डिसमिस कर दिया। अब होता है इसमें यह है कि अपील फाइल होती है बाय अपीलेंट के द्वारा। अपील जो होती है, अपीलेंट फाइल करता है एक अपील। तो अपीलेंट जो होता है कंपनी आल्सो फाइल रिप्रेजेंटेशन टू बैंक, उन्होंने बैंक को भी अपना रिप्रेजेंटेशन फाइल किया, आल्सो फाइल रिप्रेजेंटेशन टू बैंक, बट सेम वाज रिजेक्टेड एंड डिवीजन बेंच डिसमिस्ड द अपीलेंट अपील, कि उन्होंने बैंक में रिप्रेजेंटेशन फाइल किया सेक्शन 13 में, इसके अलावा जिसको रिजेक्ट भी कर दिया गया डिवीजन बेंच के द्वारा। जो कलकत्ता हाई कोर्ट थी उसने भी डिसमिस कर दिया जो इन्होंने
सुप्रीम कोर्ट के पास जाते हैं, ये अपील फाइल करते हैं, वहाँ पर भी इसको डिसमिस कर दिया जाता है। इसके पीछे जो इसमें उन्होंने रीज़न दे रखा, वो रीज़न देखते क्या था, और काफ़ी इंटरेस्टिंग रीज़न था उसमें। वो इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के पास एक्चुअल में देखिए क्या होता है, इन्होंने सबसे पहले हाई कोर्ट के पास जाते हैं, रिट पिटीशन। हाई कोर्ट कहती है कलकत्ता हाई कोर्ट की, आप रिट पिटीशन फाइल नहीं कर सकते, आपके पास पावर है ऑलरेडी एक्ट में कि आप उस एक्ट के थ्रू जा करके वहाँ पर अपना जो रिप्रेजेंटेशन लेटर वहाँ लगा सकते हैं। तो ये वहाँ जाते हैं, फिर बैंक को अपना रिप्रेजेंटेशन देते हैं, लेकिन बैंक जो होती है उसको डिसमिस कर देती है। अब ये अपने एसएलपी फाइल करते हैं सुप्रीम कोर्ट को। अब एसएलपी इन्होंने क्यों फाइल की है, क्योंकि इस केस में जो इनके पास पावर जो थी अपना रिप्रेजेंटेशन अपना जो फाइल करने की, वो यहाँ पर नहीं थी, एक्ट में नहीं दे रखी थी, या फिर इनको जो था ऑलरेडी वो यूज़ भी कर चुके थे, तो इनको एसएलपी के थ्रू सुप्रीम कोर्ट के पास जाना पड़ा। एसएलपी के थ्रू इनको सुप्रीम कोर्ट के पास जाना पड़ा, जहाँ पर एसएलपी भी इनकी डिसमिस हो जाती है, मतलब एडमिट भी नहीं की जाती है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। और सुप्रीम कोर्ट ने इसमें जो अपना जजमेंट दिया, उसके पीछे जो रीजन दिया वो ये था कि सुप्रीम कोर्ट ऑन द ग्राउंड दैट सिंस एप्लेंट हैड वेल्ड स्टेचुरी रेमेडी, कि जो एप्लेंट जो हैं उन्होंने ऑलरेडी अपनी स्टेचुरी रेमेडी जो दे रखी थी वो ऑलरेडी वो यूज़ कर चुके हैं। जो एप्लेंट है वो ऑलरेडी अपनी स्टेचुरी रेमेडी को यूज़ कर चुका है, हैंस देयर वाज नो रीज़न टू इंटरफेयर विद द इम्प्यून्ड ऑर्डर। तो अब कोई भी इनके पास रीज़न नहीं है कि वो इस ऑर्डर के खिलाफ जा सकें, क्योंकि आपके पास जब तक अगर मूव करने की रेमेडी ही नहीं होगी, आप ऑलरेडी अपनी रेमेडी जो है इसको यूज़ कर चुके हैं, तो फिर आप नेक्स्ट कोर्ट में नहीं जा सकते। जो अपील जो है, अपील का जो प्रोविज़न होता है वो किसी भी एक्ट में दे रखा होता है। अगर एक्ट में आपके पास अपील का प्रोविज़न था और आप इसको यूज़ कर चुके हैं, तो अब आप फर्दर मूव नहीं कर सकते हैं, अगर जब तक आपको किसी एक्ट या फिर स्पेशल एक्ट या फिर स्पेशल प्रोविज़न के थ्रू आपको अगर पावर ना दी गई हो तब तक। तो अब नेक्स्ट केस आता है हम लोग का सेक्शन नंबर केस नंबर 6। जो केस नंबर 6 है वो है अमित कुमार बाटला वर्सेस इलाहाबाद बैंक। अमित कुमार बाटला वर्सेस, ये थी रिट पिटीशन। यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो ये एक रिट पिटीशन फाइल की गई है, अनिल कुमार बाटा वर्सेस इलाहाबाद बैंक। ये क्या थी रिट पिटीशन, जिसमें बताया गया है कि अटैच प्रॉपर्टी सिचुएटेड इन फरीदाबाद। ये एक बड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग केस लॉ है। इस केस लॉ में यहाँ पर जो बात हुई है कि एक अटैच एक प्रॉपर्टी होती है जो कि कहाँ थी, फरीदाबाद में। प्रॉपर्टी कहाँ है, फरीदाबाद में। केस कहाँ चलता है, दिल्ली हाई कोर्ट में। और इसमें जो फैक्ट्स हैं वो कुछ इस तरीके से दे रखे हैं कि ऑक्शन नोटिस जो होती है, ऑक्शन नोटिस पब्लिश्ड इन न्यूज़पेपर बाई बैंक, जो ऑक्शन नोटिस है वो पब्लिश की जाती है बैंक के द्वारा में, ठीक है, न्यूज़पेपर में बाई बैंक। तो उसमें जो आपने अगर आपको प्रोविजन के बारे में पता होगा, अगर आपने ऑलरेडी इस एक्ट को पढ़ रखा है तो आपको पता होगा कि जब भी बैंक्स वगैरह किसी प्रॉपर्टी को ऑक्शन के लिए जाती हैं तो आपको उसमें जो न्यूज़पेपर है उस न्यूज़पेपर में आपको एडवर्टीजमेंट करना पड़ता है। तो जो बैंक्स जो न्यूज़पेपर होंगे, एक इंग्लिश न्यूज़पेपर होगा, दूसरा होता है वर्नैकुलर, जो वहाँ की लोकल जो भाषा है वहाँ उस भाषा में भी होना चाहिए। तो दो आपको बता दे रखे हैं कि दो बैंक्स होनी चाहिए, दो न्यूज़पेपर होने चाहिए जिसमें आपको एडवर्टीजमेंट करना पड़ेगा इस प्रॉपर्टी के ऑक्शन का। और जो दो न्यूज़पेपर होंगे वो भी ऐसा नहीं हो कि रिस्ट्रिक्टेड एरिया में आते हों या फिर उनकी पढ़ने वाले उनको कम हो, तो मतलब उसकी वो वहाँ पर काफ़ी फेमस न्यूज़पेपर हो और मेन जो वहाँ की पॉपुलेशन उन सबके पास वो पहुँचता हो वो न्यूज़पेपर। तो इस केस लॉ में जो हुआ था कि ऑक्शन की नोटिस पब्लिश तो कर देता है बैंक नोटिस तो ये पब्लिश कर देता है। एक होता है आपका इकोनॉमिक टाइम्स में जो इंग्लिश न्यूज़पेपर था, दूसरा था राष्ट्रीय सहारा, ये हिंदी न्यूज़पेपर था। इन ऑर्डर टू सेल द प्रॉपर्टी सेल करने के लिए वो इन दोनों न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट दे देता है। ये आपका आ जाता है फैक्ट। लेकिन जो इसमें मेन क्वेश्चन रेज किया जाता है, जो मेन क्वेश्चन आता है वो ये उठता है कि नोटिस पब्लिश इन न्यूज़पेपर आर हैविंग सफिशिएंट सर्कुलेशन इन लोकेलिटी। इसमें इन्होंने ये बात कही कि न्यूज़पेपर तो आपने ठीक दिए, लेकिन जो उसकी सर्कुलेशन होता है, हैविंग सफिशिएंट लोकेलिटी, वो बड़ा लिमिटेड है एक्चुअल में। उसको पढ़ने वाले बड़े कम लोग हैं। यहाँ पे ये बात की गई कि जो उसके पढ़ने वाले लोग हैं वो काफ़ी कम हैं, और जो वहाँ पर उसका सर्कुलेशन है इस वजह से उसका सर्कुलेशन भी कम है। तो ये उन्होंने मेन क्वेश्चन रेज किया। और अच्छा, प्रोविज़न में ये भी क्लियरली दे रखा है दो मेन बातें कि एक इंग्लिश न्यूज़पेपर होगा, दूसरा आपका लोकल रीजनल लैंग्वेज में होगा, और उन दोनों का सर्कुलेशन वहाँ पर काफ़ी होना चाहिए, मतलब मोस्ट ऑफ द पीपल उस न्यूज़पेपर को पढ़ते हों। तो ये दो मेन बातें आपके प्रोविजन में दे रखी हैं। यहाँ पर बैंक ने दो में से एक चीज़ को तो फुलफिल कर दिया कि आपका इंग्लिश न्यूज़पेपर और रीजनल जो लैंग्वेज थी उसमें भी दे रखा, लेकिन उसका सर्कुलेशन जो था वो सफिशिएंट नहीं था बताया, ठीक है। तो एप्लेंट स्टेटेड दैट न्यूज़पेपर 80 इज जनरली परचेज बाय स्पेसिफिक क्लास।
जो इकोनॉमिक टाइम्स है वो स्पेसिफिक क्लास ही लोग पढ़ते हैं इसको, हु आर इंटरेस्टेड इन फाइनेंशियल मैटर्स। तो बताया गया कि आप लोगों को जैसे पता है कि इकोनॉमिक टाइम्स जो न्यूज़पेपर है उसको पढ़ने वाले जो ऑडियंस है वो काफ़ी कम है, और उसको जो फाइनेंस से रिलेटेड जो लोग जानकारी रखते हैं या फिर जो लोग को फाइनेंस से रिलेटेड इंटरेस्टेड है सिर्फ उसको वही जनता पढ़ती है, उसकी ऑडियंस काफ़ी कम है। ठीक है। इसके अलावा सफिशिएंट वर्ड डिफाइंड इन ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी। अब यहाँ पे ये देखिएगा कि जो वर्ड सफिशिएंट है उसको लेकर के भी ऑप्शन क्या है कि सफिशिएंट वर्ड का मतलब क्या है, तो इसके लिए आपने उन्होंने ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी को भी यूज़ किया। उन्होंने कहा कि ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी जो है आपकी वहाँ से सफिशिएंट वर्ड का मतलब आ जाता है, तो उसका मतलब आता है एडिक्वेट। सफिशिएंट मतलब एडिक्वेट, मतलब इतना तो मिनिमम, आप कह सकते हैं मिनिमम एडिक्वेट होना चाहिए, इतना लगभग इतना तो होनी चाहिए। तो ये वो वर्ड आ जाता है कि सफिशिएंट मतलब क्या है। तो जो ईपी जो था इकोनॉमिक टाइम्स को पढ़ने की जो ऑडियंस थी वो काफ़ी कम थी, क्योंकि जो फाइनेंशियल मैटर्स में जो लोग इंटरेस्ट लेते हैं सिर्फ उन्हीं वही ऑडियंस उनकी पढ़ती थी। इसके अलावा इनकी ऑडियंस काफ़ी कम थी, इसका सर्कुलेशन जो था वहाँ पर वो काफ़ी कम था, तो उसका सर्कुलेशन कम हुआ, ये बताया गया। दूसरा बताया गया राष्ट्रीय सहारा। राष्ट्रीय सहारा को लेकर के भी इनको थोड़ा सा डिस्प्यूट था। इन्होंने बताया कि जो राष्ट्रीय सहारा है वो न्यूज़पेपर हैज़ एन इंडिपेंडेंट एडिशन। इसका पहली चीज़ तो इंडिपेंडेंट एडिशन है। इंडिपेंडेंट एडिशन मतलब ये कि जो उसको जो छापने का जो काम था, जो न्यूज़पेपर इशू करता वो एक इंडिपेंडेंट मतलब बॉडी थी। ऐसा नहीं था कि गवर्नमेंट एडेड हो या फिर कोई इस तरीके का हो। इंडिपेंडेंट मतलब लोकली लेवल का था वो, फॉर द स्टेट ऑफ हरियाणा, स्टेट ऑफ हरियाणा एंड देयर इज आल्सो फाइंडिंग, मतलब जो इसका सर्कुलेशन मेनली जो था वो हरियाणा ही भर में था। ये जो था वो हरियाणा भर में ही इसका इसकी छपाई और इसकी जो इसको जो आगे डिलीवर किया था तो सिर्फ हरियाणा ही में इसका जो मेन क्रेज था। देयर इज आल्सो फाइंडिंग दैट द पब्लिक नोटिस वाज पब्लिश्ड इन दिल्ली एडिशन ऑफ राष्ट्रधारा दैट टू वन पेज ऑफ व्हिच वाज मेंट फॉर ईस्ट दिल्ली। इसके अलावा इन्होंने स्टेट ऑफ हरियाणा में तो दिया ही दिया, इसके अलावा इन्होंने दिया पब्लिश को पब्लिश करते हैं कहाँ पर, दिल्ली एडिशन। इसका दिल्ली एडिशन भी आता था, हरियाणा एडिशन अलग था और दिल्ली एडिशन अलग था। जो दिल्ली एडिशन आता है राष्ट्रधारा का, वो उसके पेज पे जो उन्होंने इसको इसका एडवर्टीजमेंट तो किया, लेकिन वो मेनली कहाँ के लिए था, ईस्ट दिल्ली, ईस्ट दिल्ली वालों के लिए ही था। मतलब इसका भी सर्कुलेशन पूरे दिल्ली भर में नहीं था, सिर्फ ईस्ट दिल्ली वालों के लिए ही ये मेनली वहाँ पर आता था। विच इज़ अदर डायरेक्शन टू द फरीदाबाद। सुनिए, मतलब इसमें ये चीज़ बताई गई कि जो फरीदाबाद की प्रॉपर्टी थी जिसको ऑक्शन भी फरीदाबाद में होना था, लेकिन दो न्यूज़पेपर में डाला जाता है। एक होता है इकोनॉमिक टाइम्स में, जो कि इकोनॉमिक टाइम्स आपका इकोनॉमिक टाइम्स इंग्लिश न्यूज़पेपर है, काफ़ी कम लोग इसको पढ़ते हैं। वही लोग जो लोग फाइनेंशियल मैटर से जो इंटरेस्टेड हैं, जो उससे जानकारी जुटाना चाहते हैं, उन्हीं लोग के लिए बेसिकली ये है। इसके अलावा जो हिंदी न्यूज़पेपर आता है राष्ट्रीय सहारा, राष्ट्रीय सहारा जो है आपका एडिशन कहाँ से छपता है वगैरह, ये स्टेट ऑफ हरियाणा में। स्टेट ऑफ हरियाणा में भी ये इसका एक, वहाँ पर तो आपने इसको दिया ही दिया, लेकिन इसके साथ साथ इसका दिल्ली एडिशन जो था, दिल्ली एडिशन उसमें सिर्फ आपने ईस्ट दिल्ली में ही दिया, उस पेज पर दिया जहाँ पर ईस्ट दिल्ली की न्यूज़ सारी छपती थी, जो कि अपोजिट डायरेक्शन था। किसके अपोजिट डायरेक्शन था, फरीदाबाद के, जहाँ पर प्रॉपर्टी हमारी सिचुएटेड थी। तो इन्होंने, इनका कहना था कि इन्होंने ये दोनों बातों को ध्यान नहीं रखा, और जो न्यूज़पेपर जो उन्होंने दिए छपवाए वो सारी जनता तक मतलब नहीं पहुंच पाए, जिसकी वजह से इनके ऑक्शन में लोग बिड करने कम आए, और बिड करने की वजह से इनकी प्रॉपर्टी एक्चुअली में इनको था कि जितने ज़्यादा लोग बिड लगाएंगे जितनी ज़्यादा महंगी प्रॉपर्टी बिकेगी, और जितनी ज़्यादा महंगी प्रॉपर्टी बिकेगी उतना ही इनको फ़ायदा होगा जिसकी प्रॉपर्टी थी। ठीक है, तो इससे एक्चुअली में लॉस होता है। कम सस्ती बिकेगी अगर प्रॉपर्टी, तो उससे इसका ही लॉस होता है कि उनका प्रॉपर्टी से रिकवरी कम हो पाएगी। तो इस वजह से उसका मानना था कि अगर ज़्यादा सर्कुलेशन में ऐसी जगह इस न्यूज़पेपर में इसको दिया जाता जहाँ पर इसका ज़्यादा सर्कुलेशन था, तो उनका शायद थोड़ा फ़ायदा हो सकता था। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन जो था देता है, हेल्ड दैट द ऑक्शन सेल ऑन द बेसिस ऑफ द नोटिस पब्लिश्ड इन न्यूज़पेपर हैविंग लो सर्कुलेशन। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट भी ये बात मानता है कि न्यूज़पेपर जो था उसका सर्कुलेशन काफ़ी कम था, वो हर जगह वाइडली इसका सर्कुलेशन नहीं था, जिसकी वजह से जहाँ पर प्रॉपर्टी सिचुएट की गई, वहाँ पर इसका सर्कुलेशन ज़्यादा नहीं था न्यूज़पेपर का। ठीक है, इस वजह से ऑक्शन सेल वॉज नॉट वैलिड। तो ये ऑक्शन सेल को वैलिड सुप्रीम कोर्ट नहीं मानता है, और सुप्रीम कोर्ट ये मानता है कि इनको इस न्यूज़पेपर में देना चाहिए था जहाँ पर इसका ज़्यादा से ज़्यादा सर्कुलेशन था। तो इस वजह से इस सेल को वैलिड नहीं माना जाता है, ये ऑक्शन वैलिड नहीं मानी जाती है, और इसको वहीं पर रोक दिया जाता है। तो ये जो केस था वो आता है किसके फेवर में, वो केस लॉ वो आता है किसके, अनिल कुमार बाटला के फेवर में आता है। इलाहाबाद बैंक मतलब इस केस में इनको निराशा ही हाथ लगती है। तो आई होप कि आप लोग को ये केस लॉ भी समझ में आया होगा। केस लॉ में क्या बताया गया, जो मेन प्रोविजन इसमें बताया गया वो यही था कि केस लॉ, आप जो न्यूज़पेपर में अगर आप ऑक्शन नोटिस देंगे तो आपको किस केस लॉ में, जो न्यूज़पेपर होंगे, दो न्यूज़पेपर होंगे, पहले इंग्लिश दूसरा होगा हिंदी। हिंदी मतलब क्या, रीजनल लैंग्वेज होगी, रीजनल लैंग्वेज वो भी वाइडली सर्कुलेटेड होनी चाहिए। दो मेन पॉइंट बताया गया, वो ये दो मेन पॉइंट बताया गया। तो जिसमें से इनका जो बैंक से इलाहाबाद बैंक, ये इन दोनों प्रोविजन को मतलब सही से इसको फॉलो नहीं कर पाती है, इस वजह से इसमें